चंपू काव्य। और मित्रों याद रखिएगा, चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है, यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। और इस राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राउल वेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउल वेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रेव लगा है ना यहाँ पर ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ। और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है।
और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्वी या पूर्व हिंदी में ब्रज भाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों, इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खिचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खिचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खिचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो, और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न,
वो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता, और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं, या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, मुंशी पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल, और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा का समर्थन किया? यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद अरबी और फारसी शब्दावली बहुल हिंदुस्तानी का। यानी इन्होंने हिंद अरबी और फारसी शब्दावली से युक्त जो हिंदुस्तानी भाषा यानी उर्दू भाषा है उसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। मित्रों, इन दोनों रचनाओं को आप याद रखिएगा, क्योंकि इनका सीधा लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। अगला प्रश्न, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। मित्रों, याद रखिएगा कि जो उदयभान चरित है इसी का दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है, यानी दोनों एक ही कहानी के नाम हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी है? ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों, एक तरफ रचना का नाम, दूसरी तरफ रचनाकार, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन की बात करें तो विठल नाथ इसके रचयिता है। 84 वैष्णवन की वार्ता की बात करें तो इसके रचयिता गोस्वामी गोकुल नाथ हैं। और 252 वैष्णवन की वार्ता यानी 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है, तो 252 वैष्णव की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों की चर्चा की गई है, और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुल नाथ है। अगला प्रश्न है अष्टयाम, जिसकी रचना 1603 ईस्वी में की गई, इसके रचयिता नाभादास हैं। और अगला प्रश्न,
अगहन महात्म्य जिसकी रचना 1627 ईस्वी में की गई, इसके रचयिता वैकुंठ मणि शुक्ल है। अगली रचना की बात करें तो वैशाख महात्म्य, यानी ये सारी की सारी ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं। वैशाख महात्म्य जिसकी रचना 1627 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता भी वैकुंठ मणि शुक्ल है। अगली रचना की बात करें तो वैताल पच्चीसी, और वैताल पच्चीसी की रचना 1710 ईस्वी में की गई और इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है सुरती मिश्र। और मित्रों अगली गद्य की यानी ब्रजभाषा की अगली गद्य जो रचना है उसका नाम है आइन आइने या आइन ए अकबरी की भाषा वचनिका, जिसकी रचना 1795 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता की बात करें तो या इसके रचनाकार लाला हीरालाल हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। यानी पहले हमने पढ़ा ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं और अब है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी है। तो सर्वप्रथम रचना की बात करें तो चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसकी रचना 1570 में की गई और इसके रचयिता गंग कवि हैं और ये गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे। बात करें अगली रचना की भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी रचना 1741 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता राम प्रसाद निरंजनी है। और मित्रों याद रखिएगा कि भाषा योग वशिष्ठ एक प्रमाणिक रचना मानी जाती है। पद्म पुराण का भाषानुवाद जिसकी रचना 1766 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता पंडित दौलत राम है। अगली रचना की बात करें तो सुख सागर, जिसकी रचना 1818 ईस्वी में की गई और मित्रों इसके रचयिता मुंशी सदा सुखलाल हैं। अगली रचना की बात करें तो प्रेम सागर और इसकी रचना 1800 ईस्वी में लल्लू लाल ने की थी। अगला प्रश्न, 1953 ईस्वी से 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे क्या नाम दिया गया है। यानी 1953 ईस्वी से लेकर के 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अगला प्रश्न, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी से जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि जो नई कविता आंदोलन है, इसका नई कविता को आंदोलन का रूप देने का श्रेय जगदीश गुप्त को जाता है। इसलिए उनकी जो नई कविता पत्रिका है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नई कविता, उसके प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया। तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। तो उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में। और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित, यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो
तो इसका सही उत्तर होगा मुक्ति बोध। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, यानी मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है। यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है, या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों, याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है। मित्रों, नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है, तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों, याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है। यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों, याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यानी प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार मेहता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है। नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है, तो मित्रों सबसे पहले कवि की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र। यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, जिनका समयकाल 1914 से लेकर के 1985 तक रहा। यानी 1914 में इनका जन्म हुआ, 85 में इनका निधन हुआ। दूसरे कवि की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल
सक्सेना। और मित्रों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ और 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब बात करें कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ और 2017 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो केदारनाथ सिंह। नई कविता के जो अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 से 2018 में इनका निधन हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की, अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ, 1975 में इनका निधन हो गया था। विजय देव नारायण शाही, यानी नई कविता के अगले कवि विजय देव नारायण शाही है, जिनका जन्म 1924 में हुआ और 1982 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो मदन वात्स्यायन, और मित्रों याद रखिएगा कि मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और 2004 में इनका निधन हो गया। अगले कवि की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, और डॉक्टर जगदीश गुप्त, उनका जन्म 1924 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अगले कवियों की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और मित्रों लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और इनके निधन की निश्चित तिथि मालूम नहीं होने के कारण इनका कहा जाता है कि कई जगह तो मिलता है कि इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, कई जगह लिखा है इनकी 60 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो श्रीकांत वर्मा, और श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में हुआ तो इनका निधन 1986 में हुआ। अगले कवि की बात करें कवयित्री कीर्ति चौधरी, और मित्रों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कीर्ति चौधरी किस शतक की कवयित्री है, यानी कीर्ति चौधरी का संबंध किस शतक से है। और मित्रों कीर्ति चौधरी का जन्म 1934 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही। नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही, तो सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो भोगे हुए यथार्थ प्रबल, यानी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है भोगे हुए यथार्थ प्रबल। नई कविता में विचारधाराओं की यांत्रिकता से मुक्त होकर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी गई, और ये कविताएं कवियों द्वारा भोगे हुए यथार्थ अर्थात उन्होंने अपना जैसा देखा जैसा भोगा उन्हीं को नई कविता में स्थान दिया। बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की लोक संपृक्ति, और मित्रों जो अगली प्रवृत्ति है नई कविता के अधिकांश कवियों में धीरे धीरे लोक संपृक्ति का भाव उदय हुआ। उन्होंने अपनी कविता को लोक जीवन के निकट पहुंचा दिया, यानी वो व्यक्तिगत न होकर के लौकिक जीवन से जुड़ गई थी। बात करें अगली प्रवृत्ति की क्षणवादिता, और अगली प्रवृत्ति रही है क्षणवादिता। नए कवियों में यानी नई कविता के कवियों में विराट जीवन के बजाय भोगे हुए क्षणों को ही अधिक महत्व दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो आधुनिक भावबोध, और मित्रों आधुनिक भावबोध नई कविता का केंद्रीय विशेषता है, जो आधुनिकता भारतीय युग से किसी न किसी रूप में चली आ रही थी या आकर के भावबोध के स्तर पर पहुंच गई थी। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो नगरीय जीवन का वर्णन, और अगली प्रवृत्ति में नई कविता महानगर की कविता है, अतः इसकी जो विषय वस्तु है उसका आधार नगरीय जीवन रहा है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो व्यक्ति स्वतंत्र है। मित्रों याद रखिएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया, यानी कुल मिलाकर के लघु मानव की जो चेतना है, और लघु मानव यानी इस समय मनुष्य कैसा हो इसको लेकर के उनमें तीव्र मतभेद था, और किसी ने इसे लघु मानव की संज्ञा भी दी है। अगली प्रवृत्ति और अंतिम प्रवृत्ति, रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है। यानी रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है,
तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो 3 श्रेणियां बनाई गई तो वो 3 श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों, ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी ये जो 5 कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते, बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं, कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है? यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों, इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता, यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो वजूद है, उसकी कविता बना रहा हूं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व
क्रीड़ा परक न होकर कैसा है। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है। तो इसका सही उत्तर होगा एकनिष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है। रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया। तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था, और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहाँ जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया, और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है। रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं। यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम्ब यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है, ये इनका कविता काल रहा। और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली। बात करें आज के अगले प्रश्न की। घनानंद यानी रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं। यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें रीति मुक्त काव्य धारा के तीसरे कवि की तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों
बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनके यानी उनकी 2 रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न, ठाकुर यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं 2 ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की, और रीति मुक्त काव्य धारा के सब यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। यानी रीति मुक्त काव्य धारा की, अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग, यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता, और स्वच्छंदता ही रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा भोज का सपना। और मित्रों याद रखिएगा कि राजा भोज का सपना निबंध के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट को। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। यानी आप इन दोनों को याद रखिएगा कि हिंदी का स्टील बाल कृष्ण भट्ट और हिंदी का एडिशन अगर पूछा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध हिंदी प्रदीप पत्रिका में किस शैली में लिखे हैं। यानी देखो यहां से 2 प्रश्न बन गए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए, तो हिंदी प्रदीप में। और मित्रों अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस शैली में लिखे थे, तो इसका सही उत्तर होगा व्याख्यात्मक एवं विचारात्मक शैली में। अगला प्रश्न, हिंदी का यानी द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है। द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, किसके निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। यानी किस रचनाकार के या किस निबंधकार के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह
पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का जो संग्रह है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक शैली। अगला प्रश्न, प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ रॉय और विद्यानिवास मिश्र। यानी ये चारों के चारों प्रमुख, वैसे और भी निबंधकार है लेकिन अगर प्रमुखों की बात कर ली जाएगी तो ये चारों निबंध प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। और मित्रों अब हम बात करें कि ललित निबंध किसे कहते हैं, कि ऐसे निबंध जो कि रमणीय हो, जिनमें विदग्धता एवं रस प्रवणता दिखाई देती हो, उन्हें हम ललित निबंध कहते हैं। अगला प्रश्न, किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक हैं? यानी किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? यानी किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय को। और मित्रों आप सभी के लिए एक प्रश्न कि किसे कलम का जादूगर कहा जाता है? यानी कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय व्यक्तिपरक निबंध किस उपनाम से लिखते थे? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखे गए जो व्यक्तिगत निबंध हैं, व्यक्तिपरक जो निबंध हैं, वो उन्होंने किस नाम से लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कुटी चातन। और मित्रों आपसे एक प्रश्न कि कुटी चातन उपनाम से अज्ञेय के द्वारा लिखे गए निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए थे? यानी वो निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं तथा गुलाब किसके प्रतीक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं भूख का प्रतीक है, तो गुलाब कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हास्य, मित्रों ये हाथ लिख गया, ये हास्य है। हास्य व्यंग्य निबंध लेखन में सबसे पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? यानी हास्य व्यंग्य निबंध में पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बेढ़ाव बनारसी। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और मित्रों बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है? पंडित बालकृष्ण भट्ट का
प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलिराज की सभा। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? यानी बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार वीथी का बाद में किस नाम से प्रकाशन हुआ? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह 1930 में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुए थे, लेकिन जो विचार विथि निबंधों का संग्रह है ये बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि भाग 1 और 2। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों का संग्रह है वो 2 भागों में प्रकाशित हुए कि चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। अगला प्रश्न, किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है? किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न, हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मित्रों, आप सभी के लिए एक प्रश्न कि हिंदी में एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? यानी हिंदी में एकांकी का जनक या एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी यानी निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न, हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियां यानी श्रृंखला की कड़ियां जो समस्या मूलक निबंधों का एक संग्रह है, निबंध किसका है? यानी श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यानी विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस है। और मित्रों, अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन है?
ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी.एन. सर चैनल पर, यानी अपनी पाठशाला बाय बी.एन. सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।